गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने जेंसन इनइक्वालिटी स्टडी किया था और जेंसन इनइक्वालिटी में जो हम लोग ने देखा था वो कॉन्वेक्स काइंड ऑफ फंक्शंस की एनालिसिस किस तरीके से की जा सकती है। और उसमें जो हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर के टर्म्स में देखा कि अगर एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स है तो वो हमेशा ग्रेटर होगा अगर हम एफ ऑफ ई एक्स कर लेते हैं। मतलब अगर कोई भी फंक्शन है अगर वो बाहर की तरफ है, अगर हम उसे ले आते हैं ओवरऑल जो भी है, तो अगर हम उसका फंक्शन ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू लेस होती है कंपेरेटिव टू जो बाहर अगर यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर है और फंक्शन अंदर है तो उसके कंपेरिजन में। ठीक है, और फिर इसका यूज करके हम लोगों ने अलग अलग एनालिसिस किया, जैसे कि हम लोगों ने रिलेटिव एंट्रोपी को ये प्रूव किया कि रिलेटिव एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है। इसके अलावा हमने म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन को भी प्रूव किया कि म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन भी हमेशा पॉजिटिव होती है। इसके अलावा कंडीशनल म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन को भी हमने प्रूव किया कि कंडीशनल म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन भी पॉजिटिव होती है। इसके अलावा कंडीशनल रिलेटिव एंट्रोपी को भी हमने प्रूव किया कि कंडीशनल रिलेटिव एंट्रोपी भी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो इस इनइक्वालिटी का यूज करके ये सारे के सारे जो एनालिसिस थी, जो अपने जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पढ़े हुए हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस हम लोगों ने किया। ठीक है, अब आज हम लोग लॉग सम इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। तो लॉग सम इनइक्वालिटी क्या होता है, ये लॉग सम इनइक्वालिटी यूज क्यों किया जाता है और इसका क्या यूज और ये इसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ पर करेंगे इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो क्या है लॉग सम इनइक्वालिटी थ्योरम। तो इनइक्वालिटी मींस हम लोग एक ऐसे इनइक्वालिटीज को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर कि अलग अलग जहाँ पर कि अलग अलग, जैसे कि जेंसन इनइक्वालिटी है, इसके बाद हम लोग लॉग सम इनइक्वालिटी, इसका डाटा प्रोसेसिंग इनइक्वालिटी और अलग अलग इनइक्वालिटीज को स्टडी करेंगे जिसमें कुछ मैथमेटिकल थ्योरम्स का यूज करके हम लोग उसको प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जेंसन जो लॉग सम इनइक्वालिटी है इसका यूज करके हम लोग कॉन्केविटी ऑफ रिजल्ट्स को हम लोग प्रूव करेंगे कि जो भी कॉन्केविटी होती है वो किसकी होती है, एंट्रोपी जो होता है, जो एंट्रोपी होता है दैट इज ऑलवेज कॉन्केव काइंड ऑफ द फंक्शन, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज जेंसन इनइक्वालिटी या फिर व्हाट इज लॉग सम इनइक्वालिटी। तो लॉग सम इनइक्वालिटी को अगर हम देखें तो लॉग सम इनइक्वालिटी में आप देखिए यहाँ पर लॉग सम इनइक्वालिटी में अगर हमने डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यहाँ पर डिफाइन किए हुए ए आई, A1, A2, A3, A4 अप टू AN। ठीक है, इस तरीके से हमने AN तक डिफाइन किया हुआ है और इसका अगर हम सम डिफाइन करना होगा कैसे डिफाइन करेंगे, समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएगा, N तक जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देखिए B1 से शुरू होता है, B1, B2, B3 अप टू कहाँ तक, BN। और Bn का अगर हमें सम करना होगा तो ये सम बताइए कहाँ से शुरू होगा, आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, N तक जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है Bn। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो अगर सम इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और सम अगर बाहर की तरफ है और AI लॉग ऑफ AI अपॉन BI, मतलब अलग अलग टर्म्स का अगर हम लोग सम लिख रहे हैं, मतलब A1 लॉग ऑफ A1 डिवाइडेड बाई B1। ठीक है, B1 प्लस A2 लॉग ऑफ A2 डिवाइडेड बाई B2, इस तरीके से अगर है तो इस तरीके से अगर हम सीरीज को एक्सपेंड कर रहे हैं कहाँ तक, AN लॉग ऑफ AN डिवाइडेड बाई BN। ठीक है, इस तरीके से है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। किसके इक्वल टू होगी, ये सारे के सारे सम आप करके रखिए। अगर जैसे इसके सम को मैंने कहा A से रिप्रेजेंट कर दीजिए तो ये देखिए सारा का सारा सम मीन्स ये जो सम था A1, A2, A3, A4, उसके सम को अगर मैं A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो A लॉग ऑफ फिर समेशन ऑफ A मीन्स लॉग ऑफ A डिवाइडेड बाई B। मीन्स अलग अलग जो सम अगर हम लोग सारे के सारे वैल्यूज का कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होगी या फिर छोटी होगी। इससे अगर हम सारे के सारे जो भी अलग अलग कर रहे हैं उसके बजाय अगर हम लोग इकट्ठे ए और बी हम लोग इस तरीके से लिखें तो इस इनइक्वालिटी का यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक फंक्शन है टी लॉग टी। सो व्हाट इज टी लॉग टी, पहले हम लोग इसको चेक करते हैं कि टी लॉग टी है क्या। व्हाट इज अ काइंड ऑफ फंक्शन इज टी लॉग टी।
तो टी लॉग टी को अगर हम लोग चेक करें तो टी लॉग टी का हम क्या कर लें, डबल डेरिवेटिव निकाल लें, डबल डेरिवेटिव ऑफ टी लॉग टी। तो एफ डैश टी की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगी, एफ डैश टी की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगी, टी लॉग टी का क्या हो जाएगा 1/t। तो इसे देखिए अगर हम लोग यहाँ पर करें तो फर्स्ट टर्म दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एज इट इज, ठीक है, फिर प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, ओके, means first term as it is that is t differentiation of second term that is equals to 1/t, ठीक है। तो इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर अगर हम लोग इसका डबल डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और अगर हम लोग log t का डिफरेंशिएशन करें तो ये क्या रिजल्ट करेगा, दिस विल रिजल्ट 1/t और समथिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट इज log e, सो 1/t फॉर ऑल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ t, सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ t के लिए ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। मींस 1/t का अगर मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करूंगा सो इट विल बी दिस काइंड ऑफ द नेचर, दिस विल बी दिस काइंड ऑफ द नेचर। और ये कैसा ग्राफ होगा, दिस विल बी ऑलवेज अ कॉन्वेक्स काइंड ऑफ ग्राफ, दिस विल बी ऑलवेज अ कॉन्वेक्स काइंड ऑफ ग्राफ। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है t log t ये कैसा है, कॉन्वेक्स इन नेचर है। तो कॉन्वेक्स इन नेचर अगर ये फंक्शन है तो ये जो जेनसेन इनइक्वालिटी होती है दैट इज समेशन ऑफ एफ आई टी आई, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, किससे, अगर मैं फंक्शन को ये बाहर कर दूं, अगर मैं ये फंक्शन बाहर कर दूं, ठीक है, मैं फंक्शन को बाहर कर दूं तो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अल्फा आई की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अल्फा आई की वैल्यू को हम लोग हमेशा ही यहाँ पर बड़ा रख रहे हैं, ठीक है। अल्फा आई की वैल्यू को हम लोगों ने कहा कि अल्फा आई विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, जैसे प्रोबेबिलिटी में होता है, दैट इज इक्वल्स टू पी आई एफ, जैसे कि नहीं होता प्रोबेबिलिटी पी आई एफ आई, तो वही प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ ई ऑफ पी, ठीक है ना, विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ऑफ ई पी, ठीक है, तो वही यहाँ पर किया हुआ है, ठीक। तो अगर हम लोग डिस्क्रीट टाइम में प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं तो यही होता है अल्फा 1, फिर प्रोबेबिलिटी का फंक्शन, फिर अल्फा 2, फिर प्रोबेबिलिटी का फंक्शन। तो यहाँ पर अल्फा ऑल सम ऑफ अल्फा विल बी 1, ठीक है ना। और अल्फा आई को हमने कैसे डिफाइन किया हुआ, अल्फा आई को डिफाइन किया हुआ है बी आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल बी से, ओके, बी आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल बी, मीन्स बी आई डिवाइडेड बाई आप कैपिटल ये बी लिख सकते हैं। और टी आई हमने कैसे डिफाइन किया, ए आई डिवाइड बाई बी आई, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, सम, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, दिस इज अल्फा आई इज इक्वल्स टू, अल्फा आई इज इक्वल्स टू हम लोग डिफाइन कर रखा है, व्हाट इज अल्फा आई, इट इक्वल्स टू बी आई डिवाइडेड बाई बी, ठीक है, एंड लॉग ऑफ, ठीक है, log of f of ti, what is f of ti, f of ti is equals to t into, f of ti is equals to t into log t, okay, t into log t. So now this t will become ai divided by bi, ai divided by bi, okay. So ai divided by bi, because t को वैल्यू को हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, ai divided by bi log of ai divided by bi, this will be always greater than equal to, ठीक। फिर फंक्शन ऑफ सम ऑफ ऑल, तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, समेशन ऑफ, ठीक है, व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन है t, व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन इज f of t that is equals to t of ft, t of ft, ठीक है ना। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ सम ऑफ ऑल है, तो यहाँ पर समेशन में बताइए क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ यहाँ पर आ जाएगा लॉग ऑफ, अब समेशन अंदर आ जाएगा, समेशन अंदर आ जाएगा मींस लॉग ऑफ समेशन ऑफ व्हाट इज टी, तो लॉग ऑफ टी दैट इज इक्वल्स टू ए आई log of alpha t, so log of alpha t that is equals to log of ai summation of divided by that is equals to bi, ठीक है, into again अल्फा की वैल्यू bi
divided by b. So these two will get cancelled. ओके और फिर आगे भी ऐसे ही आ जाएगा, आगे भी ऐसे ही आ जाएगा, मीन्स समेशन ऑफ ओवरऑल समेशन ऑफ व्हाट विल बी अल्फा ti. So alpha ti will again result, what is alpha? Alpha is equals to bi divided by b, ठीक है ना, ai divided by bi. So again this will get cancelled. तो आप ये देखिए, this will result ai, ये ai यहाँ पर आ जाएगा, and then after b is summation of bi, okay, all values of j, फिर log of, फिर summation of ai, सम तो हमेशा रहेगा, डिवाइडेड बाई बी. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखिए अब आपका यहाँ पर ये जो फंक्शन डिफाइन होगा, वो फंक्शन डिफाइन होगा फंक्शन ऑफ समेशन ऑफ अल्फा टी आई. मतलब यहाँ पे जो समेशन जो फंक्शन डिफाइन होगा दैट विल बी फंक्शन ऑफ अल्फा आई टी आई लॉग ऑफ अल्फा आई टी आई, एंड समेशन ये रहेगा, ये मतलब यहाँ पर समेशन अब हमेशा हमेशा डिफाइन होगा, बिकॉज अब जो फंक्शन है वो इस उसमें इंडिपेंडेंट वैल्यू टी आई की जगह ये हो जाएगा. दैट्स व्हाई वी हैव डिफाइंड लाइक दिस. तो अगर अब आप इसे देखेंगे, ठीक है, अब आप इसे देखेंगे, सो दिस विल बी सिंपली, ठीक, दिस विल बी सिंपली रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस विल बी सिंपली रिप्रेजेंटिंग दिस लॉग इनइक्वालिटी, ठीक है, लॉग सम इनइक्वालिटी. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग लॉग सम इनइक्वालिटी, ठीक है. सो दिस इज हाउ बाय यूजिंग द जेंसेन इनइक्वालिटी we can prove, we can derive what, we can derive that how log sum inequality can also be obtained by using Jensen inequality, ठीक है. नेक्स्ट है, अब इस जेंसन इनइक्वालिटी का यूज करके हम लोग रिलेटिव प्रोबेबिलिटी को कैसे सॉल्व, ये है रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, दैट इज डीपीक्यू, एंड रिलेटिव प्रोबेबिलिटी कैन बी रिटन एज सम ऑफ px log of px divided by qx. ओके, सो डेफिनेटली दिस वैल्यू विल बी मोर, ठीक. यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो सम था, ठीक है, इस सम को पहले अलग से ले लिया, दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ px log of all sum of px divided by all sum of qx. तो ये जो अलग अलग अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं, उसको अगर हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर t log of t, या फिर इस तरीके से आप जो भी कहिए कि ये जो अंदर जो ai है दैट इज इक्वल्स टू a एंड दिस इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b, इस तरीके से a डिवाइडेड बाय b. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, यही तो था, ai डिवाइड बाय log of ai डिवाइड बाय bi, ऑल सम ऑफ ai ऑल सम ऑफ bi, तो यही तो था. तो इसी में अगर आप देखिए तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे प्रूव किया था, ठीक. यहाँ पर देखिए b बाहर आ जाएगा, यहाँ पर भी b बाहर आ जाएगा, सो ऑल दीज विल गेट कैंसल्ड, ठीक है. एंड एट द एंड वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट समेशन ऑफ ai log of ai डिवाइडेड बाय bi, ठीक है. एंड दिस विल बी डेफिनेटली मोर देन इक्वल टू व्हाट, इंडिविजुअल सम ऑफ ai, फिर log of, because this sum of bi that is equals to overall b has been cancelled, and summation of ai divided by summation of bi. तो individual sum अगर आप कर दीजिए, तो this will be representing a, this will be representing a, this will be representing b. Okay, so this will be definitely less than equal. Okay. So ये बताइए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसी तरीके से अगर हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी, मींस अगर ओवरऑल सम ऑफ px log of px डिवाइडेड बाय qx अगर आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, या फिर q लाइक समथिंग लाइक दैट डिफाइन कर रहे हैं, तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन ऑफ px, ठीक है ना, फिर log of ओवरऑल सम ऑफ px डिवाइडेड बाय ओवरऑल सम ऑफ qx. ओके, सो इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी. ऑब्वियसली अगर आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसकी वैल्यू 1 होगी, सिमिलरली इसकी भी वैल्यू 1 होगी, सिमिलरली इसकी वैल्यू 1 होगी. तो इस तरीके से आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी, 1 होंगी, मींस दिस विल बी 0. सो आप ये कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज रिप्रेजेंटिंग डी
relative probability between P and Q will be always more than equal to 0. So this will be positive. So by using log sum inequality, we can also prove this. Okay. Now dpq is convex in nature. Okay. For different points P1, Q1, P2, Q2. These are two pair of points we have already defined. So how we can write now? This particular P can also be written as how lambda P1 plus 1 minus lambda into P2 if it is being defined between P1 and P2, and similarly Q can also be written as lambda Q1 plus 1 minus lambda into Q2. Okay, so अगर आप इस तरीके से डिफाइन करें, दिस इज सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू. अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर ओवरऑल आप अगर आप अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं, मींस अगर आपने यहाँ पर P1 पॉइंट के लिए जैसे P1 Q1 पॉइंट के लिए आपने अलग अलग डिफाइन कर दिया, ठीक है ना, और ऐसे ही P2 Q2 पॉइंट के लिए आपने अलग अलग डिफाइन कर दिया. तो P1 Q1 पॉइंट के लिए आपने जब डिफाइन किया तो दिस विल बी लैम्डा इनटू P1 डिवाइड बाय Q1, एंड अगर आप P2 Q2 पॉइंट के लिए डिफाइन करें तो 1 माइनस लैम्डा इनटू D ऑफ P2 Q2. सो दिस विल बी मोर देन, अगर आप ये पूरा का पूरा ये जो P1 Q1 पॉइंट है अगर आप उसे एक साथ ले रहे हैं, सो दिस विल बी लाइक दिस. तो लॉग सम इक्वलिटी का यूज करके इस तरीके से भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि दिस विल बी ऑलवेज कॉन्वेक्स इन नेचर. ठीक है. जो मेजर यहाँ पर एनालिसिस है वो ये होती है कि कॉन्केविटी ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, कॉन्केव होती है, इसकी एनालिसिस जो होती है. ठीक है. तो अगर कोई भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी है HP, अगर यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो HP अगर हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं और हमने क्या किया, इसे एक फंक्शन U के करस्पॉन्डिंग डिफाइन किया. ठीक है ना. व्हाट इज U हम कर रहे हैं कि एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि X को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये X ऐसा है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग ये जानते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो एंट्रोपी आती है वो क्या आती है, लॉग ऑफ एक्स आती है. ठीक है, लॉग ऑफ एक्स आती है. लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? नहीं. ठीक. क्यों ये सफिशिएंट नहीं है? बिकॉज अगर आप देखेंगे कि लॉग ऑफ पी जो डिफाइन होगा, ठीक है ना, हमें एक्चुअली किससे डिफाइन करना था, पी से डिफाइन करना था, लेकिन हम डिफाइन किससे कर रहे हैं, यू से डिफाइन कर रहे हैं. तो लॉग ऑफ पी की वैल्यू जो होगी, ठीक है ना, दैट विल बी ये जो एंट्रोपी जो कि हमेशा के लिए लॉग ऑफ एक्स से आती, ठीक है ना, उससे कम होगी कंपेरेटिव टू रिलेटिव एंट्रोपी. ठीक. और आपको पता है कि ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, दिस विल बी ऑलवेज मोर देन 0. ठीक. ये वैल्यू मोर देन 0 होगी, इसका मतलब log p की वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या होगी, हमेशा log ऑफ x से कम ही होगी. मींस h ऑफ p की वैल्यू विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू log ऑफ, फिर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है ना. सो कॉन्केविटी ऑफ h follows directly from concavity of convexity of D. ठीक. क्योंकि ये कॉन्वेक्स है और ये नेगेटिव में है तो डेफिनेटली ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट अ कॉन्केव काइंड ऑफ द फंक्शन. ठीक है ना. सो एंट्रोपी विल बी अ कॉन्केव काइंड ऑफ फंक्शन. ठीक है. इसका अल्टरनेटिव प्रूफ के लिए यहाँ पर एक रैंडम वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर 1 और 2 लेकर के यहाँ पर लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा के जरिए हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है ना. और आपको ये ऑलरेडी हमें पता है कि अगर हम कोई यहाँ पर z फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, z को हम लोग लैम्डा p1 प्लस 1 माइनस लैम्डा p2 से डिफाइन कर रहे हैं, तो h ऑफ z विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन h ऑफ z बाई थीटा. है ना. सो दिस विल बी लाइक दिस. एंड ऑब्वियसली ये जो अगर अंडर एंट्रोपी हम डिफाइन कर रहे हैं तो ये जो इंडिविजुअल एंट्रोपी जो हम लोग अलग अलग डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, इसकी वैल्यू से क्या होगी, ये ज़्यादा ही होगी. ठीक है. तो इस तरीके से ये जो लॉग सम इनइक्वालिटी है उसका यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो h ऑफ p की वैल्यू होती है या फिर ये जो एंट्रोपी होती है दैट इज कॉनकेव इन नेचर बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉन्वेक्स इन नेचर. ओके. सो दिस वाज लॉग सम इनइक्वालिटी. नाउ नेक्स्ट इज data processing inequality. So what is data processing inequality? Data processing inequality can be used to show that
No clever manipulation of data can improve inferences that can be made from data. Inferences means whatever extraction we want to extract by different kind of the logical reasoning or different kind of methods. Whatever information we can extract, that can't be more than, you know, that can't be improved by any clever manipulations. Okay, so suppose we are having random variable x, y, and z, and all these random variables are said to be in Markov chain in order denoting x, y, z. So what is the Markov chain? It is defined in next line. If conditional distribution of z depends only on y, means conditional distribution of z will only depend upon y, it will not depend upon x. Actually, in Markov chain process, whatever the next process will be, that will be dependent upon the previous process and will be independent of the other previous to that process. Okay, so this will form a Markov chain. Okay, so here the process z is only dependent upon y, but it is independent of x, means z and x are independent to each other and z is dependent upon y. Okay, so specifically x, y, z forms a Markov chain x, y, and z. If joint probability mass function, so in that particular case, the joint probability mass function can be written as P of x, y, z is equals to Px, P of y by x into P of z by y. Okay, so this is how we can write down if Markov chain process is followed, the joint period. Okay, so there are few consequences which can be also concluded with it. If x, y, z, x is conditionally independent given y, so Markovity implies that conditional independence. So conditional independence, if we x, z, where z is only dependent upon y, so how we can define it? Probability of x, z divided by y, p x, y, z divided by py. And how this p x, y, z can be written? This can be written as p x, y into p of z by y. Okay, we can write it down like this. And similarly, pxy divided by py can be written as p of x by y, p of z by y. Okay, so this is how we can extract information by using conditional probability. X, Y, Z implies that if X, Y, Z, X, Y, Z implies that Z, Y, X. So in that particular condition, we can write down that these are connected in both sides, means X will be connected to Y and Y will be connected to Z and something like this. And third consequences can be Z will be only function of Y because it is independent upon of X. Okay, Z is only function of Y. If X, Y, Z and Z, Y, X, both of these processes are being followed, then definitely all of these will depend upon each other. But third thing is that Z can be only function of Y, and in that particular case, X, Y will be dependent upon Z. So, what does the data processing inequality gives us? We can now prove an important and useful theorem demonstrating no processing of Z, deterministic and random, can increase the information that is contains Y about X. Okay, means by any method we cannot increase the information. Okay, that contains Y about X. So in data processing inequality, if X, Y, Z is given, then mutual information of X, Y will be always greater than equal to mutual information of X, Z. Okay. If it is following a Markov process, then according to data processing inequality, mutual information between X, Y will be always greater than mutual information between X, Z. So how we can prove this? To prove this, we will use the chains rule of mutual information.
So if I of x1 x2 comma y can be written as I of x2 y by x1 plus I of xy x1 y, means first term will be x1 y, means first term and last term, and second term will be x2 y by x1. Okay, so by using this chains rule expansion, this is chains rule expansion, if we are having only three variable, that is x, y and z. Okay, so by using this kind of the expansion, okay, we can derive ixy z can be extended as xz x y by z. Xz, we have taken x and z, we have taken x and z, and we have taken x and z, and then after first x and z, and then after x y divided by z, and suppose we have taken x y. So this is not only one method we can expand it, we can also expand it by using x y. So ixy, if we will expand like this, then it will result ixy plus I of z by y. Okay, so because this term, second term is here y, here second term is z, so it can be joint information can be written in terms of mutual information and conditional information. So we can write it down as I of xz, I of xz plus I of x y by z in first term, and here ixy can be written as that. So since x and z are conditionally independent by y, okay, we know that x and z are, both of these will represent same quantity. If we will expand like this or if we will expand like this, in both condition it will represent the same quantities. Okay, so x and z are conditionally independent by y. Okay, we have I of x z by y, because these are conditionally independent, okay, is equal to 0. Okay, if it is 0, if it is 0 and I of y by z, because it will depend upon y, this will be greater than 0, because this is definitely not dependent upon each other, so definitely they're independent to each other, that's why mutual information will be here 0. So since this term is 0 and this term is positive, so we may conclude that definitely, and both of these terms are equal, so we may conclude that I of xy will be definitely more than I of xz. Okay. So, and when we will have this kind of the inequality as equality, if this term also becomes 0, if this terms also becomes 0, then we will have equality term, that is xzy, means y is independent of z, conditionally independent of z. So in that particular case, we will get it 0. Otherwise, inequality will be followed.
So this is how we have concluded data processing algorithm, that if X, Y, Z forms a Markov chain, then mutual information given by XY will be always more than mutual information given by XZ. So we can say that no processing of Y, any kind of the processing of Y cannot extract more information that Y contains about X. Similarly, if Z is equals to GY, means if Z is function of Y, then we can write it down like this. Okay, and for XYZ, we will also have this kind of the problem. In next turn, we will study sufficient statics and Fanon inequality. If you have any doubt, then please ask.